तो जैसे वो एक होता है ना नोदोल्तिया सिंड्रोम। जो नोदोल्तिया होता है ना, उसको इनसिक्योरिटी होती है अपने अंदर बहुत। और वो पुराने जो इलीट होती है ना, उसको देखकर उसकी नकाली की कोशिश, वो अपनी लड़कियों को बाल घुमा घुमा कर नचवा भी देगा अगलों के आगे। मजहब पर भी लानत हो, कौम पर भी लानत हो, मुल्क पर भी लानत हो, हर चीज पर लानत हो, सिर्फ हमारी पावर होनी चाहिए। तो पावर का तरीका ये है कि हमने ओप्रेसिव सेटअप भी क्रिएट करने हैं, हमने मॉरल पॉलिसी भी फॉलो करनी है, और हमने हर वक्त एक डिसरप्टर बन के रहना है। यूएई वालों का शायद ये ख्याल है कि वो इसराइल से ही काम ले सकते हैं। मतलब दैट इज द हाइट ऑफ डिल्यूजन, कि इसराइली जो है वो इन्हें 2 दफा भी भेज दें और इन्हें पता ना चले। लेकिन इनका ये ख्याल है कि इसराइलियों को ये अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएई इसराइल के साथ कोई मोहब्बत की वजह से नहीं है, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज है ना, जो नो दौलतिया पॉलिसीज है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के नतीजे में जो गोरों को देखकर वाइट्स के सामने जो इनका एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से द यूएई इज हैज द पोटेंशियल टू डू अ लॉट ऑफ डैमेज। ये तो चले, अब ये तो हो गया कि शायद ये ऐसे करेंगे, शायद ऐसे नहीं करेंगे। बट एक जो आखिरी हम लोग जिस कंट्री की डिस्कशन करेंगे, उनका तो हमें सबको ही पता है कि वो किस रास्ते पे चलते हैं, एंड दैट इज यूएई। बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यूएस ग्रैंड स्ट्रेटजी, से जस्ट गिव अस लाइक अ ब्रीफ, कैसे कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग के व्हाई हैव दे गॉन दिस वे, बिकॉज अल्टीमेटली ये सारे, व्हाई हैव दे टेकन दिस राउट, दिस पर्टिकुलर राउट दैट दे हैव टेकन नाउ, जो कैसे थे पूरा अपने आप को एक तरीके से सबसर्विएंट कर दिया है टू द एम्पायर, एंड नॉट इवन यार भाई ना, देखो देखो, आई कैन ओनली गेस, आई डोंट नो, आई कैन ओनली गेस। लाइक सऊदिया, यूएई भी एक मोनार्किकल स्ट्रक्चर है, और मोनार्किकल स्ट्रक्चर में पर्सनल फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, शख्सियात की इंपॉर्टेंस पर। अब उन शख्सियात को मैं पर्सनली नहीं जानता, उनकी कोई अच्छी बायोग्राफीज वगैरह भी नहीं है कि हम उनको, उनके ज़हनी कसबल को समझ सकें। तो अब हम आगे गैस वर्क की realm में, जो आपका सवाल है उसके जवाब देने की कोशिश में। लेकिन मुझे ये लगता है, अब जो शेख जायद थे, ही वाज अ वेरी डिफरेंट मैन देन एग्जैक्टली। सन, देन हिज सन्स। शेख जायद ने वो जमाना देखा था जब यूएई, जो पंजाबी में जिसको कहते हैं टटवा था, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, जो एक इंतहाई गरीब तरीन इलाका था जिसका कोई लिफ्ट नहीं था। वहां से अचानक उनको इतनी दौलत मिली, लेकिन वो एक कंजर्वेटिव अरब नोबल ही रहे जिंदगी। ऑन द अदर हैंड, मुझे ये लगता है जैसे वो एक होता है ना नोदौलतिया सिंड्रोम। जो नोदौलतिया होता है ना, उसको इनसिक्योरिटी होती है अपने अंदर बहुत। और वो पुराने जो इलीट होती है ना, उसको देखकर उसकी नकाली की कोशिश करता है, एक साहब बहादुर बनने की कोशिश करता है। और उस चक्कर में वो अपनी किसी चीज को खातिर में नहीं लाता, वो हर चीज भूल जाता है। वो अपनी लड़कियों को बाल घुमा घुमा कर नचवा भी देगा अगलों के आगे, ठीक है। आ, हालांकि मुझे नहीं पता ये कौन सी अरब रवायात है कि एक गैर मुस्लिम अडल्ट मेल के आगे आप ये करें। मुझे नहीं पता भाई अरबों के कल्चर में इसकी कितनी गुंजाइश है, लेकिन जितना मुझे अरब कल्चर का पता है तो ये बड़ी बेगैरती की बात है उनके कल्चर के मुताबिक भी। लेकिन वही बात है ना कि नौदौलतिया हर किस्म की बेगैरती में आगे जाता है। मुझे नहीं पता आपने कितने नौदौलतियों से जिंदगी में डील किया है। मेरा थोड़ा सा तजर्बा, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन एक चीज है ना, जैसे इलीट के क्लब्स होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं। उन क्लब्स में बड़ा कुछ होता है, पार्टियां होती हैं, उनका एक लाइफस्टाइल होता है। वो आइलैंड्स हैं जहाँ पर एलीट अपना लाइफस्टाइल गुजार सकती है। मैं और आप उनको कभी एक्सेस नहीं कर सकते, हम उधर कभी देख भी नहीं सकते। उधर कभी सोशल मीडिया पर भी कुछ नहीं है, वो चीजें कभी सामने नहीं आएंगी, बिकॉज द एलीट इट इन्वेस्ट्स इट इन कीपिंग इट अ सिक्योर्ड स्पेस। जो नौ दौलती है, जब उसमें अपनी नई एक्वायर्ड दौलत के मसल पर उस दुनिया में दाखिल होते हैं ना, तो वो बेचारे हो जाते हैं बड़े परेशान। और उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि मतलब किसी किस्म की, उन्हें ही लगता है कि भाई ये जो डिबॉशरी है, यही एलीटनेस का एक मेयार है। तो अगर कपड़े उतारना एलीटनेस का मेयार है, तो हमने उनसे ज्यादा कपड़े उतारे। चाह से आगे अगर शाह शराब अबू पीना एलीटनेस का म्यार है, तो हमने शराब उनसे ज्यादा पीनी। जैसे वो एक बड़ी मजे की किताब है बजंग आमद, कर्नल मोहम्मद खान साहब ने लिखी है। वो ब्रिटिश इंडिया आर्मी में ऑफिसर थे, कप्तान बने, जंगे जिंद दौर में पाकिस्तान के दौर में कर्नल हो गए। उन्होंने अपने कुछ साथियों के भी बड़े मजे मजे के तस्करे किए हैं। एक साथी का नाम था रामनाथ, यूनाइटेड इंडिया था। रामनाथ मेरा ख्याल है मेजर था। कहता है रामनाथ को किसी ने वैसे ही ये बता दिया कि भाई
शराब पीने से ना बंदा मोतबर साहब बहादुर बन जाता है। तो वो शाम को बैठ जाता शराब का गिलास लेके और पीना शुरू कर देता, और उसके बाद ऊंची ऊंची आवाज में ना हिटलर को गालियां देनी शुरू कर देता, ये वो, और कहता अंग्रेज भी उस पर हंसते थे कि देखो मतलब व्हाट अ मोरॉन। लेकिन मतलब ऑफ कोर्स रामनाथ का ख्याल था कि वो इस तरह एलीट अंग्रेज, काठा अंग्रेज बन जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह एक जो नोदौलतिया है ना, वो कहीं का नहीं रहता, वो अपनी रूट से भी कट जाता है, और वो जिस एलीट की नकाली कर रहा है वो एलीट के लिए भी एक आर्टिकल ऑफ रिडिक्यूल बन जाता है, समवन टू बी एक्सप्लॉइटेड। फिर ऑफ कोर्स नौदौलतिया में भी कोई क्वालिटी होती है जिस वजह से वो नौदौलतिया बना होता है, वरना वैसे तो नहीं, कुछ कोई उसे संदूकचा तो नहीं मिला होता गोल्ड का भरा हुआ। तो या अगर मिल भी जाए तो उसको सिक्योर करना और इन्वेस्ट तो करना ही होता है। तो नौदौलतिया जो होती है, जो उनमें क्वालिटी होती है, तो दे आर क्विक ऑन देयर फीट एंड दे आर गुड विद फ्लैटरी एंड स्टफ एंड दैट सॉर्ट ऑफ पर्सनल उसमें। तो बिल्कुल उसी तरह अगर आप यूएई की रियासत और उनके नोबल्स को देखें तो वो बिल्कुल उसी तरह आपको नजर आते हैं, उन्हीं डिबॉशनीज में इन्वॉल्व्ड। एप्स्टाइन के साथ भी आपको लिंक मिल जाएंगे। फिर इसी तरह उन्होंने वही मैकियावेली की शायद किताब भी पढ़ी हो मोहम्मद बिन जायद साहब ने, जिसके बाद उन्हें लगा हो कि यही अव्वल व आखिर है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का, कि भाई मजहब पर भी लानत हो, कौम पर भी लानत हो, मुल्क पर भी लानत हो, हर चीज़ पर लानत हो, सिर्फ हमारी पावर होनी चाहिए। तो पावर का तरीका ये है कि हमने ओप्रेसिव सेटअप भी क्रिएट करने हैं, हमने मॉरल पॉलिसी भी फॉलो करनी है, और हमने हर वक्त एक डिसरप्टर बन के रहना है, क्योंकि हम छोटे हैं, इर्द गिर्द बड़े बड़े मुल्क हैं। बड़े बड़े मुल्कों को तभी पीछे हटाया जा सकता है जब हम एक डिसरप्टर बने, बेसिकली एक माइक्रो इसराइल, बिल्कुल जिस तरह इसराइल ने अपने आप को देखा। फर्क यह है कि इसराइल के पास एटलीस्ट एक डेडिकेटेड पॉपुलेशन है सेटलर कॉलोनियल्स की, जबकि यूएई जो है वो एक इमिग्रेंट से भरा हुआ मुल्क है, उसकी तो कोई लोकल पॉपुलेशन भी नहीं। 10-20% उसमें अरब है, और वो अरब इंतहाई ऐशो आराम में जिंदगी गुजार रहा है। तो यूएई कहीं फौज भेजना भी चाहे तो वो कहीं फौज नहीं भेज सकता, तो उसको हर जगह रखने पड़ते हैं मर्सनली। तो वो फिर आम की पॉलिसी को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे कि अगर मैकियावेली की किताब पढ़ी हो मोहम्मद बिन जायद साहब ने, तो मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि जो मर्सनरीज पर उसने सेक्शन लिखा है वो 3-4 बार गौर से दोबारा पढ़ ले, ताकि उन्हें पता चले कि मर्सनरीज कैसे अल्टीमेटली जो है वो प्रिंस की रियासत को खा जाते हैं या उसकी तबाही का मजहब बनते हैं। तो उनकी जो पॉलिसी है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट साइटेड है, और वो एक साइकोलॉजिकल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से निकली हुई नजर आती है, और एक ओवर रीचिंग से निकली नजर आती है कि अपनी जितनी विसात है उससे बढ़ के पावर हासिल करना। मतलब यूएई एक छोटा सा मुल्क है, वो कभी भी कोई ग्लोबल पावर नहीं बन सकता। अगर तुर्की ग्लोबल पावर बनने के ख्वाब देखता है, या इवन ईरान देखता है, या इवन सऊदीया भी देखता है, तो चलो कुछ समझ आती है कि पुराने मुल्क हैं, पुरानी कौम है, एक डेमोग्राफिक उनके पास मौजूद है, कुछ अवाम है, कुछ लैंड है। यूएई के पास क्या है? यूएई के पास तो अपनी कोई आबादी भी नहीं है खास। तो यूएई कभी भी उस तरह का बड़ा प्लेयर बन नहीं सकता, लेकिन उनको शौक बहुत है बड़ा प्लेयर बनने का। जैसे नौदौलती को शौक होता है कि हर बड़ी टेबल पर मैं बैठूं जरूर, चाहे मुझे कोई ना भी लिफ्ट कराए, बैठना मैंने है। उस बैठने के चक्कर में वो बड़े बड़े नजराने भी दे देता है। तो यूएई इस लाइन पर गया कि यूएई ने और इसराइलियों से एक चीज उनने सीखी कि भाई अगर छोटे ने बड़ों को टॉपल करना है तो उसको डिसरप्टर बनना पड़ेगा। तो जो है ना, ये यूएई को एक्सेस ऑफ सेसेशन को सपोर्ट कर रहा है, कि हर जगह नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट कर रहा है, हर जगह जो है वो गलीज किस्म की प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है। तो उसके पीछे यही एक बात कार फरमा है कि यूएई वांट्स डिसऑर्डर। जैसे कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स आपने देखा होगा, गेम ऑफ थ्रोन्स में जो कैरेक्टर लॉर्ड पीटर बेलिश का, जो बार बार कहता है केओस इज अ लैडर ब्ला ब्ला ब्ला, और इंटरेस्टिंगली उसका बिजनेस भी ब्रॉथल्स वाला होता है। और आप एक चीज देखिए कि इंटरेस्टिंगली इस टाइप के बिजनेसेस उस स्टेट से लिंक भी काफी हैं, तो थोड़ी लिटरल एनालॉजी भी बन जाती है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो लॉर्ड पीटर बेलिश का रोल आपको उस शो में नजर आता है ना, कि वो बंदा कहता है जी केओस क्रिएट करनी है, हर किसी को हर वक्त धोखा देने की कोशिश करनी है। बीच में मैंने अपनी कुछ बेस बनाने की कोशिश की, लेकिन बेस अपनी बना नहीं सकते क्योंकि अपना कोई हाउस नहीं, अपनी कोई बैकिंग नहीं। तो दूसरों को लेवरेज करके उनके रिसोर्सेज को अपनी सर्विस में इस्तेमाल करवाना है। कभी लैनिस्टर को करवाना है, कभी वेल वालों को करवाना है। बिल्कुल उसी तरह यूएई भी जो है वो यही गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। उसने सऊदीया को अपना आला कार बना के इस्तेमाल कर
करने की कोशिश की। और अपेरेंटली यूएई वालों का शायद ये ख्याल है कि वो इसराइल से ही काम ले सकते हैं। मतलब दैट इज द हाइट ऑफ डिल्यूजन कि इसराइली जो है वो इन्हें 2 दफा भी भेज दें और इन्हें पता ना चले, लेकिन इनका ये ख्याल है कि इसराइलियों को ये अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएई इसराइल के साथ कोई मोहब्बत की वजह से नहीं है, यूएई का ये ख्याल है कि वो इसराइल को यूज कर सकता है एज अ बुलडोजर, कि इसराइल पूरे मिडल ईस्ट को बुलडोज करता रहे और बीच में यूएई के लिए स्क्रैप्स निकलती रहे। आखिरी का से तो तो ये जो एक एजेंडा इधर है। हाँ ये जो खाम ख्याली है ना, ये बहुत महंगी पड़ने वाली है उन्हें, ये महंगी पड़ेगी उन्हें। अभी सऊदिया को उन्होंने यूज करने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सऊदियों ने उनको बिल्कुल बकौल शख्स से औकात याद दिला दी। इसी तरह तुर्की और ईरान तो पहले ही उनसे वेरी हैं, और तुर्की और ईरान को भी पता है कि हाँ जी ये जो है वो ट्रस्टवर्दी मुल्क भी नहीं है, और ये जो है वो मुल्क एक कॉलोनियल आउटपोस्ट किस्म की चीज़ है। बाकी जहाँ तक रह गया इसराइल, इसराइल को जो यूज करने की कोशिश करता है, इसराइल एंड्स अप यूजिंग दैट, एंड दैट इज व्हाट्स हैपनिंग। इसराइल जो है वो यूएई को एज अ ट्रोजन हॉर्स यूज कर रहा है इस्लामी दुनिया के अंदर एक जहर फैलाने के लिए। और ये जो एक एक्सेस ऑफ डिस्ट्रप्शन यूएई ने बनाया हुआ है, इससे इसराइल को तो कोई फायदा फिर भी हो जाए, यूएई इस फसल को कभी भी काटने के पोजीशन में नहीं आएगा। जैसे हमने यमन में देख भी लिया कि यूएई की सारी इन्वेस्टमेंट जो है धड़ाम से गिर गई, नुकसान हो गया, फायदा तो कोई भी नहीं हुआ। ऐसे ही होता है, शाख नाजुक पर जो आशियाना बनेगा नापायदार ही होगा। यूएई के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो उन फोर्सेस को। जी क्या कहा? मैंने कहा नहीं, नहीं बोले सर। सॉरी आपकी आवाज कट की थी कामरा। नहीं, बोले बोले आप। हाँ मैंने कहा यूएई के पास इतनी फोर्सेस, इतनी पावर ही नहीं है कि वो उन फोर्सेस को हार्नेस कर सके जो वो अनलीश कर रहा है। तो इट विल ऑलवेज एंड अप गेटिंग यूज्ड बाय अदर्स। बाकी जो यूएई ने डाइवर्सिफिकेशन दी कि तेल के बाद वो दुनिया का फाइनेंशियल हब बनने की पोजीशन में आए, उन्होंने एक वो ऑफशोर किस्म का वो एक टैक्स हेवन और एक मनी लॉन्ड्रिंग एंटरप्राइज वेस्टर्न दुनिया के लिए बिल्कुल डेवलप कर ली। लेकिन अब वो वाला बूम भी जाने वाला है। क्या कह रहे हैं? जहाँ भाई बोल रहा हूँ, हम हमें दुबई नहीं बनना चाहिए? आर यू सेइंग दैट कि हम लोग कैसे थे? वो क्या वो दो यार देखो, वो जो बंदा होता है ना वो, मैं ना हमारे जो ये सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक थिंकर है उनका ज़हन ऐसा है। उसके लिए मैं आपको मिसाल सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि वो अफगानिस्तान का बादशाह था अमानुल्लाह खान। अमानुल्लाह खान का तख्ता उल्टा बच्चा सा खान है जो कि एक डाकू टाइप चीज था। तो मतलब वो वैसी बिल्कुल उजड़ किस्म का आदमी था। अमानुल्लाह खान ऑन द अदर हैंड यूरोप शोरप से आया हुआ था, उसने बड़ा जबरदस्त किस्म का महल शहल बनाया हुआ था। बादशाह के महल में घुसा बच्चा सा कहा, तो उसने कहा, अपना वो कमांडर था, पता नहीं इसका नाम शायद मोहम्मद सैन था। उसने कहा पहला कमरा एक देखा ना, उसने बड़ा इम्प्रेस हो गया। उसने कहा ये कमरा इतना लग्जूरियस है। उसने कहा मोहम्मद सैन मेरी चारपाई इधर रखवा दे, मेरा बेडरूम होगा। वो उसका बाथरूम था। अमान अल्लाह। ठीक। तो बिल्कुल ना इसी तरह ये इन लोगों को अभी दुबई चकाचौंध में नजर आ रहा है, कहते दुबई बनना है, 20 साल बाद दुबई नहीं होगा कोई और होगा। तो ये इस टाइप की ना, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे क्रिकेट में रमीज राजा की कमेंट्री होती है कि बिल्कुल जो है ना वो जो बॉल हो बस उसी बॉल पर कह देना कि ये अच्छा नहीं हुआ और ये अच्छा हुआ, और गेम की जनरल पिक्चर को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर देना, क्योंकि रमीज राजा साहब को पता है कि सुनने वालों का अटेंशन स्पैन भी 5 सेकंड का है। तो इसलिए वो उस हिसाब से केटर करते हैं उसको, और ऑफ कोर्स ब्रॉडकास्टर को केटर करते हैं। मतलब वो बिल्कुल ऐसी जैसे वो एक वो मैच में देख रहा ना, तो सॉरी थोड़ा क्रिकेट की एनालॉजी हो जाती, मुझे असल में क्रिकेट पसंद है एज अ गेम। तो वो एक प्लेयर ने ना शॉट खेली, तो रमीज राजा ने फरमाया ओह व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट इन द गैप एंड इट्स कॉट, क्योंकि वो कैच हो गया। तो वो गैप में शॉट थी लेकिन कैच हो गया, क्योंकि कमेंट्री हजरत फरमा रहे हैं लेकिन फील्ड देखने की जहमत गवारा उन्होंने नहीं की। तो बस वो बॉल टाइम थोड़ी बेहतर, वो ब्रिलियंट शॉट, अच्छा वो कैच हो गया जी। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है ना वो दुबई दुबई तो कर रहे हैं, लेकिन ये नोट नहीं कर रहे कि दुबई कितनी शैलो जमीन पर खड़ा हुआ है। आज से कुछ साल पहले अदन में बड़ा पैसा होता था, अंबानी भी अदन से आया था। अदन एक बड़ा हब होता था, अब क्या है अदन? दैट कुड बी दुबई बाय द वे 20 years एग्जैक्टली। फ्रॉम नाउ। तो और एग्जैक्टली मतलब जायलों की क्या बात करनी। लेकिन पॉइंट ये है कि दुबई मनी लॉन्ड्रिंग हब और इस टाइप का बिजनेस भी बनाया हुआ है ना, ज्यादा अरसा चलने वाला नहीं है। दुनिया वैसे बाईपोलर हो रही है, वैसे भी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला सीन है ये ऑन एंड ऑफ, ये कभी भी कोई पायदार चीज नहीं है। कोई भी कौम जिसने तरक्की करनी होती है वो अपनी आइडियोलॉजिकल बेसिस पर करती है, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की तरफ, वो सब के लिए उसको बंदे चाहिए होते हैं बहुत सारे, उसको एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, आवाम की स्ट्रेंथ चाहिए होती है। यूएई में क्या है, इमिग्रेंट से बना हुआ मुल्क है।
या तो यूएई इस तरफ जाता ना कि इमिग्रेंट्स से ही एक नेशन बना लेता अमेरिका की तरह, जैसे मैं सारे इमिग्रेंट्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता, तो फिर हम बात करते कि हाँ जी यूएई उभर रहा है भाई, वो दुनिया भर से टैलेंट लेकर आ रहा है। पाकिस्तान से टैलेंटेड डॉक्टर यूएई जाता है, वहां पर जाकर अरबी सीखता, कहता है मैं अमराती हूँ अब, ठीक है। इंडिया से जाता है, बांग्लादेश से जाता है, पूरे एशिया का टैलेंट यूएई अपने अंदर जमा करके उसको अपने लिए फिक्स कर रहा है कि वो उनकी नेशन का हिस्सा बने। और ऐसा कोई नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट तो किया नहीं उन्होंने, वो तो एक इमिग्रेंट किस्म की एक वो कॉलोनी सी बनी हुई है जिसके कोई राइट नहीं है। हाँ, आई डिडंट वांट टू यूज दैट वर्ड, ग्लैड यू डिड। लेकिन वो एक बनाया हुआ है, उस तरह की चीज कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती। जंजीबार भी एक जमाने में बहुत अमीर होता था, अब क्या है जंजीबार पे, तो जाकर देख लो उसको। तो मतलब ये जो है ना यूएई, ये तो ज्यादा अरसा चलने वाली गेम नहीं लगती। लेकिन इनकी जो पॉलिसीज है ना, जो नो दौलतिया पॉलिसीज है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के नतीजे में जो गोरों को देखकर वाइट्स के सामने जो इनका एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से द यूएई इज हैज द पोटेंशियल टू डू अ लॉट ऑफ डैमेज। ये एक बड़ी गलत बात है, एक बड़ी जो है वो ओमिनस सी बात है कि हार्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड में एक रियासत अगर इसराइल के डंडे पर चल रही होगी तो वो डैमेज काफ़ी कर जाएगी। अल्टीमेटली जो है वो इसराइल जितना पेन इन्फ्लिक्ट कर सकता है ना, उसको मल्टीप्लायर साबित हो सकती है। जैसे हम सूडान में देख भी रहे हैं कि सूडान में यूएई का जो रोल है उसने कैसी खौफनाक ट्रेजेडी को जन्म दिया है। अभी जिस तरह इसराइल के साथ वो इवन गजा में बातें कर रहे हैं, और जिस तरह वो हर अच्छी पॉलिसी के खिलाफ होते हैं। अब सऊदीया के भी, अभी आप वो सऊदीया थोड़ी बेहतर पॉलिसी पे आया तो आपको वो उनके भी अपोजिट नजर आ रहे हैं। तो द यूएई इज अ डिसरप्टर, इट्स अ नेट डिसरप्टर। और यूएई ने अगर सरवाइव करना है तो उन्हें बहुत रेडिकल चेंजेस चाहिए होंगी, और अभी वो जितना आगे इस रास्ते पर आ चुके हैं, इवन दैट माइट नॉट बी इनफ। यूएई माइट हैव बिकम अनसाल्वेजेबल बाय नाउ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो या बहरहाल यूं ही का, लेकिन एक फायदा जरूर है, जो लोग बहुत टेंशन में है वो उधर से मनी चैनल कर सकते हैं। मतलब ये अगेन मैं ये वैसे बात सीरियस कह रहा हूँ, ये लिमिटेड टाइम विंडो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये है कि मतलब ये फायदा उठाया जा सकता है, कुछ लोगों मनी चैनल की जा सकती है। और ऑफ कोर्स यूएई वाले इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि किधर चैनल हो रही है, अच्छी कॉज में या बुरी कॉज में। तो वो उनको सिर्फ दे ऑल दे वांट इज द ट्रैफिक। तो या एक जहाँ पर बहुत सारे और लोग वेस्ट और वो मनी चैनल कर रहा है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे, जैसे अगर रॉ वाले यूएई से मनी चैनल करके अपनी एक्टिविटीज करवा लेते हैं तो आईएसआई वाले भी करवा सकते हैं, इवन एंटी इंडियन एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं। तो वो ये एक अपॉर्चुनिटी जरूर प्रोवाइड हो जाती है। चलिए सर, इंशाल्लाह किस कहते हैं, दिस इज ऑन दुबई एंड किस कहते हैं, दुबई एंड यूएई। तो what we have seen is कि कैसे how these four countries are panning out in the next few years. Hopefully कैसे again ये सारे analysis हैं, we could turn out कुछ drastic changes हो जाएंगे and we could be wrong as well. But at the current moment these are the likely outcomes. से बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। Inshallah we'll try कि किस कहते हैं we have you on again and we'll try to do something with on a global stage जहाँ हम लोग बाकी कैसे कहते हैं जो US हो गया, चाइना हो गया, रशिया, इन सबको भी डिस्कस करेंगे होपफुली इंशाल्लाह in the near future. For now, thank you so much, sir, and everybody, don't forget to like, subscribe, and share. And sir, any last thoughts before we kiss it go? नहीं, बस यही कहना चाहूँगा कि जितना मैंने जियो पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और इन सब चीज़ों का मुताला किया है, बाकी अक़वाम के लिए तो शायद मैकियावेलियन, ए मॉरल या फुली रियलिस्ट पॉलिसी अच्छी हो, लेकिन मुसलमानों के लिए ये कभी भी अच्छी नहीं है। उसके लिए बेहतर मुसलमानों के लिए ये है कि वो आइडियोलॉजिकल ही पॉलिसीज़ को फॉलो करें। इकबाल ने जैसे फरमाया था, ख़ास है तरगीब में कौम रसूल हाशमी। इस्लाम सेकुलरिज्म वाली डिवीजन दीन और सियासत में नहीं परमिट करता। तो या तो अगर आप इस्लाम छोड़ दें तो और बात है, लेकिन अगर आप इस्लाम को छोड़ते नहीं है ना, तो फिर आपको फॉरेन पॉलिसी भी अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो वो थोड़ा आइडियोलॉजिकली ही रखनी पड़ेगी। तो मुसलमान रियासतों को और मुसलमान थिंकर्स को इस हकीकत का इदराक होना चाहिए, बजाय इसके कि बेवकूफ़ों की तरह वो कहें कि हाँ जी वेस्ट इस तरह सक्सेसफुल हुआ तो बस यही एक सक्सेस का रास्ता है, हम भी इसी तरह सक्सेसफुल होंगे। ये जहालत की और तंग नजरी की निशान। चलिए सर, thank you so much for coming on, and inshallah किस कहते हैं see you soon. Thank you everybody, and take care of yourself. Allah Hafiz. Allah Hafiz.